स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है राजस्थान की प्रेम कथा जलाल बूबना। सिंध के नवाब के दो बेटियां थी, बूबना और मोमना। मोमना बड़ी और बूबना छोटी। मोमना सीधी सादी थी, जनाने में रहती, सीना पे रोना करती। लेकिन बूबना तेज और चंचल, रूप का भंडार, गुणों की खान। जिस रास्ते से निकल जाए अंधेरे में भी उजाला फैल जाए। वो हंसती तो ऐसे लगता कि जैसे फूल खिल गए हैं। चलती तो उसके कुमकुम वर्णी पैरों की छाप जमीन पर रह जाती। नवाब ने जब मोमना को निकाह के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। बोली, अब्बा जान, मुझे निकाह में कोई दिलचस्पी नहीं। सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजारना चाहती हूँ। नवाब को अब बूबना के लिए वर तलाश करने की फिक्र लगी। उसने अपनी बेगम, साथियों और रिश्तेदारों से कहा, बूबना मेरी लाडली बेटी है। बड़े नाज नखरों से मैंने उसे पाला है। औरत में जो 32 गुण होने चाहिए वे उसमें हैं। कोई तो बताओ उसके लायक वर कहाँ है। लोगों ने आसपास के नवाब, शहजादे, वजीरों के बेटों के नाम बताए, उनके गुण गिनाए, उनकी मलकियत की खबर दी। लेकिन नवाब को कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। सारे के सारे बूबना से कम पड़ रहे थे। समझदार आदमियों को बुला बूबना का चित्र देकर उनको हुक्म दिया, देश जाओ, परदेश जाओ, समुद्र पार करो, रेगिस्तान में घूमो, एक एक राज्य को छान मारो और बूबना की जोड़ी का वर ढूंढो। बूबना हूर है, उसका वर भी वैसा ही छैला होना चाहिए। मन माफिक वर जब तक नहीं मिले वापस लौट कर मत आना। नवाब के आदमी देश देशांतर फिरते फिरते थटा भकर जा पहुंचे। वहां के बादशाह मृग तमाईची की बहन के बेटे जलाल को उन्होंने देखा। आपस में सलाह मशवरा किया। आधी दुनिया घूमी लेकिन ऐसा जवान कहीं नजर नहीं आया। बूबना की जोड़ में कोई बैठता है तो वो है जलाल। चुपचाप अकेले में जलाल को बूबना की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही जलाल भी बूबना पर लट्टू हो गया। जलाल को लगा जैसे खुदा ने बूबना को उसी के लिए सृजा है। जलाल ने बूबना की तस्वीर लेकर अपने पास रख ली। नवाब के आदमी वापस सिंध लौटे। जाकर अर्ज किया, हुजूर, आपके मन के माफिक वर देख कर आए हैं। खुदा ने जलाल को बूबना के लिए ही सृजा है। आधी दुनिया देख डाली। ऐसा खूबसूरत और जवां मर्द हमें दूसरा कोई नजर नहीं आया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, दो बालिश्त की गर्दन, घुटनों तक लंबे लंबे हाथ। चलता है तो जमीन धूजने लग जाती है। शस्त्र विद्या में प्रवीण, तलवारों का जानकार, एक एक तलवार की अलग अलग किस्म बता दे। संगीत विद्या का पूरा प्रेमी, 36 राग रागनियों की जिसे पूरी समझ। चोटी के कलावंत उसके दरबार में नौकर हैं। घोड़ों की जात और चाल का उसे पूरा ज्ञान है। रत्नों का पारखी, नवरत्नों का अलग अलग भेद और मोल बता दे। कविता में मर्मज्ञ, कविसरों को लाखों का इनाम देने वाला, चित्रकला का पूरा प्रेमी, चरित्रवान, दानी, साफ दिल वाला, मीठा बोलने वाला, रण में जीतने वाला, लोगों को प्यारा। ऐसे गुणों वाले आदमी हुजूर बहुत ही कम मिलते हैं और जलाल में ये सारे गुण हैं। ये सब जानकर नवाब बहुत खुश हुआ और जब जलाल की तस्वीर को देखा तो वाह वाह करने लगा। नवाब ने बूबना के पास तस्वीर भेजी। बूबना भी तस्वीर देखते ही उस पर न्यौछावर हो गई। नवाब ने काजी को बुलाया और उसे रवाना कर दिया। बोला, जलाल मियाँ से बूबना की शादी तय कराओ। काजी ठठा भकर पहुंचा। बादशाह मृग तमाईची से जलाल की शादी के लिए अर्ज की। मृग तमाईची ने जब बूबना की तस्वीर देखी तो उसका मन फिसल गया। बोला, काजी जी,
बूबना से तो हम विवाह करेंगे। काजी घबराया, ये भी खूब रही। 60 साल का बूढ़ा, मुंह में दांत नहीं, कब्र में पांव लटक रहे हैं और बूबना से शादी करना चाहता है। काजी ने सलाम कर हाथ जोड़कर अर्ज की, आली जहां के हुक्म से इनकार तो नहीं, लेकिन बूबना पूरी हूर है और जलाल मियाँ भरपूर जवान। हुक्म दोनों की जोड़ी बराबर की है। नवाब बोला, हम कौन से कम छैला हैं हुजूर, आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन उम्र कुछ ज्यादा नहीं। बूबना से हम ही शादी करेंगे। काजी के पसीना छूट गया। बोला, हुजूर, बूबना की बड़ी बहन भी है, आप चाहें तो उससे निकाह की बात करूं। लेकिन बादशाह नहीं माना। काजी को बादशाह के वजीरों ने बहुत समझाया, ऊंचा नीचा लिया और आखिर 1000 मोहरें देकर अपनी तरफ कर ही लिया। काजी ने बूबना की शादी बादशाह से और मोमना की शादी जलाल से तय कर दी। जलाल को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन करे तो करे क्या, बादशाह उसका मामा जो ठहरा। थटाभकड़ से बारात सिंध आई। दूल्हे की पोशाक पहने एक हाथी पर जलाल बैठा, दूसरे हाथी पर बादशाह की जगह उनकी तलवार। नवाब ने काजी को बुलाकर पूछा, जलाल मियाँ का आना तो वाजिब है, लेकिन दूसरे हाथी पर बादशाह की तलवार क्यों? हुजूर, मोमना का निकाह जलाल से होगा और बूबना का बादशाह से। बादशाह सलामत अपनी सल्तनत छोड़कर नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह तलवार भेज दी। ये तय हुआ है और यही करना पड़ेगा। नवाब को बहुत गुस्सा आया। नालायक, तुमने गजब कर दिया। और उसने अपने वजीर से कहा, काजी को जूते लगाकर बाहर निकालो, उसका घर, उसका सामान सब कुछ जब्त कर लो, काला मुंह करके गधे पर चढ़ाकर सिंध से बाहर निकाल दो। बूबना को जब पता चला कि उसका निकाह जलाल से नहीं बादशाह से हो रहा है तो वो तिलमिला उठी। उसने निश्चय कर लिया कि उसके निकाह का दस्तूर भले ही बादशाह से हो, लेकिन वो मन ही मन जलाल को अपना पति मान चुकी है। उसने अपनी दासी नेत्र बांदी से कहा, तू अभी जा, जलाल मियाँ को जाकर कह दे कि बूबना उनकी है और उनकी ही रहेगी। उनकी तलवार मांग कर ले आ, जिससे मैं निकाह कर उनकी बन जाऊं। बूबना ने जलाल की तलवार के साथ निकाह की रस्म अदा कर दी। जब बादशाह के साथ निकाह की रस्म अदा करने का समय आया, नवाब ने बड़े दुखी मन से बादशाह की तलवार के पास बूबना को खड़ा किया और मोमना को जलाल के पास। जलाल और बूबना एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। बूबना का निकाह बादशाह से हो गया और मोमना का जलाल से। मोमना और बूबना दोनों विदा होकर थटाभकर आ गई। बूबना बहुत दुखी थी। बादशाह की बेगम तो हो गई, लेकिन अंतस में खुशी कहाँ। बूबना के अलग महल, अलग ड्योढ़ी, अलग नौकरानियां, सब ठाट बाट, लेकिन बूबना को लगता कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं। बादशाह के कई और भी बेगमें थी। बादशाह बूबना के महल में पहुंचा। बूबना ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। बूबना के मन में तो जलाल बसा हुआ था। यही सोचती रही कि कैसे उनसे मिला जाए। मन मारे, कलेजा दबाए, बड़ी ही मुश्किल से वो अपने दिन काटने लगी। उधर जलाल भी बहुत उदास, मोमना से बातें करता, लेकिन ऊपर के मन से। प्रतिदिन वो बूबना के झरोके के नीचे श्रृंगार चौक में आकर बैठ जाता। वहां आने जाने वाले लोगों से बातें करता, उनके साथ चौपड़ खेलता और सूरज ढलने पर सबके जाने के बाद मन मारकर अपने डेरे पर चला जाता। इस दौरान हर 5 मिनट बाद वो बूबना के झरोके की तरफ देखता, शायद कहीं उसकी एक झलक पा जाए, मगर बूबना का दीदार उसकी किस्मत में कहाँ। एक दिन बूबना ने नेत्रा बांदी से पूछा, जलाल मियाँ को कभी देखा ही नहीं, क्या वो कभी इधर नहीं आते? नेत्र बांदी बोली, वो तो दिन भर आपके झरोके की तरफ मुंह किए श्रृंगार चौक में ही बैठे रहते हैं।
दिल में एक उम्मीद लगाकर आते हैं और सूरज ढलने पर मुंह उतारे लंबी सांस छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से बुबना आती जाती चलती फिरती झरोखे की जाली के पीछे खड़ी हो जाती। उन दोनों की नजरें मिलती और एक दूसरे को देखकर दोनों ही धन्य हो जाते। बुबना अक्सर सोचती, मेरे और जलाल में ये फासला क्यों? आखिर वो मेरा पति है। मन और वचन से मैंने उसे अपना पति माना है। बादशाह से निकाह से पहले ही मैंने इसकी तलवार के साथ निकाह कर लिया था। मृग तमाइची से मेरा कोई लेना देना नहीं। यूं पकड़कर मुझे घर में बिठा लेने से कोई पति पत्नी थोड़े ही हो जाते हैं। काम की मारी हुई बुबना ने एक दिन नेत्र बांदी से कहा, नेत्रा, तू जलाल को मुझसे मिलने के लिए महल में ले आ। नेत्र बांदी ने मौका देखकर जलाल से पूछा, जलाल साहब, आप उदास उदास और गुमसुम रहते हैं, आखिर क्या बात है? जलाल ने जवाब दिया, बुबना की दासी होकर तुम मुझसे ही सवाल पूछ रही हो। नेत्र बांदी ने धीरे से कहा, हुजूर, आज रात को आप बाग में आ जाना, बुबना के महल में ले चलूंगी। जलाल ने झट से अपने महल में जाकर स्नान किया, पोशाक पहनी और इत्र लगाया। उसे यही इंतजार था कि कब शाम ढले, तारे निकले और रात पड़े। एक एक पल जैसे एक एक वर्ष के सामान कट रहा था। अंधेरा पड़ते ही वो इधर उधर झांकता हुआ डेरे से बाहर निकला। जलाल के दोस्त तना मना ने उसे अकेले बाहर जाते देखा तो पूछा, अजी मियाँ कहाँ जा रहे हो? जलाल बौखला गया। कुछ कहने ही वाला था कि इतने में तना मना बोला, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते जनाब। मुझे मालूम है कि आप किससे इश्क फरमाने जा रहे हैं, लेकिन जरा सोच समझकर पैर रखना, कहीं पकड़े गए तो खैर नहीं। जलाल बाग में पहुंचा, जूही की झाड़ी में छिपकर बैठ गया। उधर नेत्र बांदी 4 सहेलियों को ले फूल तोड़ने का बहाना बनाकर बुबना की ड्योढ़ी महल से उतरी। ड्योढ़ी का पहरेदार बुबना के साथ दहेज में आया था। आंखों से अंधा, लेकिन उसे ध्यान सब चीजों का। पैरों की आवाज सुनते ही बोला, कौन? नेत्र बांदी? हाँ, मैं ही हूं। इस समय कहाँ जा रही हो? बादशाह महल में पधार रहे हैं, सेज पर बिछाने के लिए फूल लेने जा रही हूं। ला, मेरे हाथ पर हाथ रखती जा। कोई आदमी जनाने में न चला जाए, इसीलिए पहरेदार हाथ लगाकर आने जाने वालों की परीक्षा कर लेता था। 5 औरतें पहरेदार के हाथ पर हाथ रखकर अपनी पहचान करवाकर बाग में पहुंची। जल्दी से जलाल को एक बड़े टोकरे में बिठा, उसको फूलों से छिपा, टोकरा सिर पर उठाकर महल की ओर चल पड़ी। 5 औरतों ने पहरेदार के हाथ पर हाथ रखे। पहरेदार बोला, ठहरो, इस टोकरी में केवल फूल नहीं है, कोई और भी चीज है। फूलों का बोझ होता तो तुम्हारे पैर इतने भारी नहीं पड़ते। टोकरा उतारो। नेत्र बांदी बोली, आंखें तो फूटी है, क्या हिया भी फूटा हुआ है? पहरेदार को गुस्सा आ गया। मुझे ही झूठा करार दे रही है, मुझे ही बेवकूफ बना रही है। टोकरी उतारो और तलाशी दो। जलाल ने सोचा, ये तो काम बिगड़ गया। पहरेदार आखिर बुबना के पीहर का है, कुछ तो लिहाज रखेगा। टोकरे से नीचे कूदता हुआ बोला, शाबाश, पहरेदार हो तो ऐसा। तुम्हारी होशियारी को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, पर आज माफ कर दो। पहरेदार बोला, जलाल साहब, गलत काम कर रहे हो, ये रास्ता छोड़ दो। आप तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। गलत काम का साथ दे रहा हूं, करूं तो क्या करूं? बुबना बीवी के साथ आया हूं, उनका दुख समझता हूं। आज तो जाने देता हूं, लेकिन अगली बार ड्योढ़ी पर पैर रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। जलाल ने बुबना को देखा, बुबना ने जलाल को। दोनों अपनी अपनी सुध खो बैठे। बुबना को लगा जैसे दुनिया का सारा धन उसे मिल गया हो।
जलाल को ऐसे लगा जैसे उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया हो। जलाल तो बुबना के मेहंदी जैसे रच गया, काजल जैसे घुल गया। बुबना जलाल में ऐसे घुल गई जैसे दूध में मिश्री। दोनों को पता ही नहीं चला कि सूरज कब निकलता और कब ढल जाता। इसी तरह 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं। नेत्र बांधी पूरी निगरानी रखे हुए थी, कहीं किसी को इस बात का पता नहीं चल जाए। लेकिन ऐसी बातें कहीं छिपी थोड़े ही रहती है। दूसरी बेगमों के कानों में ये खबर पड़ी। जिस भी बेगम के यहाँ बादशाह जाते वो उससे यही कहती, जलाल तो बुबना के महलों में रहता है। बादशाह ने पहले तो इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन बार बार चर्चा में आने पर उसने अचानक बुबना के महल में जाने का निर्णय लिया। बादशाह को आते देख नेत्र बांदी ने जलाल को कोने में रखे फूलों के ढेर में छिपा दिया और उसके ऊपर खूब सारे फूल डाल दिए। बादशाह महल में पहुंचा। बुबना ने आकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह कहे तो क्या कहे, इधर उधर चारों तरफ देखा, न जलाल न उसकी कोई चीज, केवल बुबना का पलंग और कोने में पड़ा फूलों का ढेर। जलाल फूलों के ढेर में दबा हुआ, घबराहट के मारे उसकी सांस तेज चल रही थी। सांस के साथ फूल भी हिल रहे थे। नेत्र बांदी से रहा नहीं गया। जलाल को ताना मारते हुए उसने दोहे में कहा, भौरा कली में फंस गया है, लेकिन बुजदिल कांप क्यों रहा है। अरे डर मत, जिंदा रहा तो कली का आनंद लेगा, और मर गया तो क्या हुआ, प्यारी की जगह पर ही मरेगा। दोहा सुनकर बुबना मुस्कुराई। मृग तमाइची को शक पड़ा। बोला, ये दोहा तूने किसको कहा है। नेत्र बांदी ने सोचा, गजब हो गया। बात संभालते हुए बोली, हजरत, बेगम के गजरे के फूल में शाम को एक भौरा आकर बैठ गया था। रात को कली बंद हुई तो उसमें फंस गया। मैं उसी बात का जिक्र कर रही थी हुजूर। ओह, तुम्हारी बांदी तो बहुत शायरा लगती है। बादशाह बुबना के महल से लौट आया। मन में कहा, जलाल ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बेगमें उससे जलती हैं, झूठी चुगलियां लगाकर मुझे और उसे लड़वाना चाहती है। जलाल तो बुबना के महलों में ही जम गया। तना मना जानता था कि जलाल कहाँ है, लेकिन जब मोमना उससे पूछती कि जलाल साहब कहाँ हैं, तो कोई न कोई झूठी सच्ची कहानी सुना देता। एक दिन बादशाह ने तना मना से पूछ लिया, जलाल मियाँ कहाँ हैं? बहुत दिनों से नजर नहीं आए। तना मना ने अर्ज किया, गरीब परवर, आप जैसे मामा के होते हुए जलाल मियाँ को किसकी फिक्र। नादान उम्र है, महलों में खाता है और आनंद करता है। अपनी बड़ाई सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। बोला, जलाल है बहुत शौकीन, बच्चा है, ऐश करने दो। खूब सारा इत्र, केसर, कस्तूरी जलाल के डेरे पर भेजने का उन्होंने हुक्म दिया। यूं महीनों गुजर गए। जलाल ने बुबना से अपने घर जाने की इजाजत मांगी। आधी रात को रेशम की डोरी झरोखे के नीचे लटकाकर नेत्र बांदी ने उसे उतारा। ज्यों ज्यों जलाल अपने डेरे की तरफ जाता, उसके इत्र की खुशबू उसके आने की खबर देने लगती। तना मना ने सोचा, जलाल आ रहा है। उसका स्वागत करने आगे बढ़ा तो देखा कि जलाल मियाँ की आंखें लाल हो रही है। पगड़ी के पेच उल्टे सीधे बंधे हैं, पैर सीधे नहीं पड़ रहे। उसने सोचा, मामला हाथ से बाहर निकल गया है, लेकिन उसे समझाना मेरा फर्ज है। तना मना ने कहा, जलाल मियाँ, रास्ते रास्ते चलो, आकाश के तारे तोड़ते तोड़ते कहीं जमीन पर मत आ पड़ना। जलाल मियाँ ने जवाब दिया, सिर पर जो कफन बांधकर घूमते हैं उनसे खुदा भी खौफ खाता है। मैंने तो अपनी हथेली पर जिंदगी रख दी, मुझे किसका डर। तना मना ने सोचा, ये मानने वाला नहीं है। लाख कोशिश करो, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। किसी दिन बुरी मौत मरेगा। जलाल रोज रात को बुबना से मिलने जाता। सट करे, पट करे, ये करे, वो करे, लेकिन पहुंचे हर रात। बेगमों को पता, अमीरों को पता, पहरेदारों को पता, लेकिन मृग तमाइची को किसी की बात पर विश्वास नहीं होता कि जलाल ऐसा कुछ कर सकता है।
एक दिन की बात है, मृग तमाईची शिकार खेलने गया। साथ में जलाल को भी चलने का हुक्म दिया। जलाल मना कैसे करता? एक तो बादशाह का हुक्म, दूसरे अगर मना कर दे तो बादशाह को शक हो जाए। वैसे भी लोग मृग तमाईची को बुबना की बात लेकर उसके खिलाफ भड़का रहे थे। डेरे तन गए, तंबू लग गए, आम के पेड़ के नीचे बिछायतें कर दी गई। बूढ़े बादशाह को तकिए पर सिर रखते ही नींद आ गई। साथ वाले भी थके थकाए जल्दी सो गए, लेकिन जलाल को नींद कहाँ। चांदनी छिटक रही थी, बौराए आम की पेड़ों की भीनी भीनी सुगंध, हल्की हल्की हवा चल रही थी। ऐसे माहौल ने जलाल को और भी दीवाना बना दिया। सोचने लगा, बुबना मेरा इंतजार कर रही होगी, मिलने का वक्त टलता जा रहा है। वो उदास बैठी होगी, वो नाजुक कली बिस्तर पर पड़ी पड़ी तड़प रही होगी। वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी और नेत्र बांधी रेशम की डोरी लटकाए झरोखे में खड़ी होगी। जलाल को ऐसा लग रहा था जैसे बुबना हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुला रही हो। जलाल को एक पुरानी कहावत याद आ गई। वो आदमी ही कैसा जो 5 कोस पैदल चलकर या 10 कोस घोड़े पर चढ़कर अपनी प्रेयसी के पास जाकर रात न बिताए। नवाब का अरबी घोड़ा पास ही बंधा हुआ था। जलाल ने उस पर जीन कसी, ऊपर बैठ एड़ लगाई और बुबना के महल की ओर रवाना। बुबना उसका इंतजार ही कर रही थी और इत्र की खुशबू ने सूचना दे दी। नेत्र बांधी से कहा, जलाल आ गया है, जल्दी से डोरी नीचे लटका। बुबना के अंधेरे घर में उजाला भर गया था। 2 घड़ी साथ में बिता बादशाह उठे उससे पहले ही जलाल शिकार के डेरे पर पहुंच गया। घोड़े के मुंह से झाग आ रहे थे, उसकी भरी सांस नाक से बोल रही थी। घोड़ा पसीने से सराबोर। मृग तमाईची ने घोड़े की हालत देखी तो उसे शक हुआ। पूछा, मेरा घोड़ा ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई लंबी मंजिल तय करके आया हो? उसे कौन ले गया था? जलाल ने झट से जवाब दिया, बादशाह सलामत, रात को गर्मी काफी थी, रईस ने इस पर खुर्रा भी नहीं फेरा है। वैसे कल आपने इसको कसरत भी तो खूब करवाई। हुजूर, ये अरबी घोड़ा है, अमीर जीव है, कल का पसीना रात भर में सूखा नहीं होगा। मृग तमाईची को शक तो हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सोचा, जब तक पूरा प्रमाण नहीं मिल जाता बात नहीं खोलनी चाहिए। हो सकता है कि उसका शक गलत हो, लेकिन जलाल बुबना की बात अब हर किसी की जुबान पर है। अगले दिन नवाब ने जलाल को बुलाकर कहा, जोहियों के साथ कई दिनों से झगड़ा चल रहा है। बड़े बड़े उमराव भेजे, कोई मारा गया, कोई भाग कर आ गया। कोई भी जोहियों को जीत नहीं पाया है। तुम जाओ और गढ़ गिरनार को फतेह करो। जलाल बड़ी भारी फौज लेकर जंग के नगाड़े बजाता, निशान फहराता हुआ रवाना हुआ। लड़ाई के मैदान से 2 कोस दूर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। भेदियों ने आकर खबर दी कि गढ़ गिरनार में सामान की कोई कमी नहीं है। अन्न के भंडार भरे हुए हैं, कुओं में अटूट पानी है। 12 बरस भी घेरा पड़ा रहे तो गढ़ के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जलाल ने सोचा, गढ़ पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा, अक्ल से काम लेना चाहिए। उसने अफवाह फैला दी कि जलाल साहब झगड़ा करने नहीं आए हैं, उनको तो बादशाह ने भेजा है, क्या करें, आना ही पड़ा। अफवाह को वजन देने के लिए जलाल की फौज में रोज बकरे कटते, दावतें उड़ती, गाना बजाना होता। ऐसा लगता जैसे फौज नहीं, किसी बारात ने डेरा डाल रखा हो। इसी माहौल में कोई 2 महीने गुजर गए। उधर बुबना को जलाल के बिना चैन कहाँ। एक दिन उसने नेत्र बांदी से कहा, जलाल साहब को गए 2 महीने हो गए, लड़ाई की मुहिम पर गए हैं, पता नहीं वापस कब लौटेंगे। उन्हें देखने की बड़ी तलब हो रही है। हमेशा वो मुझसे मिलने आते हैं, आज मैं उनसे मिलने जाऊंगी। नेत्र बांदी ने चुपचाप सहज गाड़ी का इंतजाम किया। रेशम की डोरी से बुबना को महल से नीचे उतारा
और उसके साथ रवाना हो गई। सहज गाड़ी जलाल के डेरे से कुछ दूर रुकी। नेत्र बांधी भागती हुई जलाल साहब के पास गई और कहा, जला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आई रे जलाल। और बुबना? वो तो सहज गाड़ी में बैठे बैठे कभी से आपके डेरे को निरख रही है हुजूर। जलाल तो आनंद से उछल गया। बधाई में गले की माला उतारकर नेत्र बांधी को दे दी। बुबना का इतना प्यार देखकर जलाल की छाती फूल गई। 2 घड़ी बातचीत कर बुबना ने इजाजत मांगी। पैर आगे देती तो पीछे पड़ते। अमृत पीते हुए भी कभी किसी को तृप्ति हुई है? दिल पर पत्थर रखकर जलाल के डेरे से बाहर निकली। उसे निकलते देखकर जलाल की भी आंखें भर आई। भेदियों ने गिरनार के राजा के पास जाकर सारी बात कही। राजा को विश्वास हो गया कि सिंध के नवाब ने जलाल को लड़ाई करने के लिए नहीं, बुबना से दूर रखने के लिए फौज लेकर यहां भेजा है। जेठ का महीना बीता, आषाढ़ आया, बादल गरजे, मेह बरसा। गिरनार वालों ने सोचा हमला तो होगा नहीं, अच्छी बारिश हुई है, इस साल की फसल क्यों छोड़ी जाए। कुछ फौज को गढ़ में रखा, दूसरे अपने अपने खेतों में अनाज बोने लग गए। एक दिन अचानक जलाल ने अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया। बादशाह का हुक्म आया है कि गिरनार की घेराबंदी तोड़ दो, फौज को वापस बुलाया है। कूंच का नगाड़ा बज गया। फौज ने आकर 5 कोस दूर अपने डेरे डाल दिए। गिरनार के लोग खुश हो गए, गढ़ के दरवाजे खोल दिए और अपने अपने कामों में लग गए। उस रात को जलाल ने अपनी पूरी फौज के साथ गढ़ गिरनार पर हमला कर दिया। गिरनार का राजा खट्टन जोहिया मारा गया। जलाल का गढ़ पर कब्जा हो गया। ठटा बकर घुड़सवार भेजा। खबर सुन मृग तमाईची बड़ा खुश हुआ। हुक्म दिया, जलाल मियाँ शाबाश, वहां का पूरा बंदोबस्त कर बाकी फौज लेकर वापस लौट आओ। बुबना की खुशी का हिसाब नहीं। गरीबों को खैरात बांटी, नौकरानियों को मुट्ठियां भर भर कर मोहरें दी। बेगमों ने मृग तमाईचे के कान भरने शुरू किए। देख लेना हुजूर, जलाल आते ही बुबना के पास जाएगा, उसके बाद आपके पास सलाम करने हाजिर होगा। नवाब को भी पूरी शंका, पूरा वहम, कहीं जलाल बुबना से न मिले। उसने बुबना को तालाब के बीच बने हुए महल में भेज दिया। तालाब के चारों ओर और महल के दरवाजे पर पहरेदार बिठा दिए। बुबना ने मन में कहा, बादशाह कितना भी प्रबंध कर लो, मुझे जलाल से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। उधर जलाल उमंग से भरा हुआ घोड़ा डपटाता हुआ मंजिल दर मंजिल तय करता आ रहा था। रास्ते में उसे खबर मिली कि बुबना को तो बादशाह ने जल महल में भेज दिया है। जलाल ने सोचा, मुझे पहरे, चौकी, आग, पानी, बुबना से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तालाब के चारों तरफ शेरों के झुंड भी छोड़ दें तो भी मैं बुबना से मिलकर ही रहूंगा। एक पहर रात पड़े जलाल तालाब के किनारे पहुंचा। घोड़े से उतरकर पहरेदार से कहा, हवलदार जी, मुझे 2 घड़ी बुबना से मिल आने की इजाजत दो। जलाल साहब माफ करिए, किसी को भी अंदर जाने का हुक्म नहीं है। जलाल बोला, बुबना से तो मैं मिलूंगा ही, चाहे जो भी हो। अगर इजाजत देते हो तो 2 घड़ी हंसकर उससे बातें कर लूंगा। अगर मना करते हो तो निकालो तलवार, अभी फैसला कर लेते हैं। पहरेदार ने देखा कि जलाल तो मरने मारने पर उतारू है, उसे रोकता हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर जाने देता हूं तो बादशाह मुझे थोड़े दिन की कैद करके छोड़ ही देंगे। पहरेदार ने जलाल को रोका नहीं। जलाल तो यूं का यूं कपड़े पहने हुए ही पानी में कूद गया। बुबना तो पलकें बिछाई बैठी थी। किसी को तैरता देखकर वो समझ गई कि जलाल ही हो सकता है। महल के नीचे पड़ी नाव को खोल उसमें बैठ जलाल को लेने चल दी। उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और नाव में बिठा लिया। बादशाह को यह खबर तो मिलनी ही थी
वो भी जलाल बुबना की चर्चा सुनते सुनते तंग आ चुका था। अपनी बड़ी बेगम से बोला, जलाल मर जाए तो उससे पीछा छूटे। बेगम ने उसे सलाह दी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसको मारने का उपाय तो मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। आपकी बदनामी भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। जलाल और बुबना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मृग तमाइची ने वैसा ही किया। वो जलाल को लेकर शिकार खेलने गया। उसने प्रपंच तो पहले ही रच रखा था। आदमी को भेज महल में खबर फैला दी कि जलाल मियाँ शिकार खेलते खेलते घोड़े से गिर पड़े और मर गए। सारे दरबार में रोना धोना होने लगा। मौलवी जी कफन ले आए। बुबना के मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय जलाल, और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। पहरेदार ने आकर बादशाह को अर्ज किया, हुजूर, जलाल साहब की मौत की खबर सुनते ही बुबना बेगम खत्म हो गई। जलाल पास ही खड़ा था, बुबना मर गई। ये सुनकर उसने कहा, मेरे मरने की खबर से ही बुबना मर गई। वाकई वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है। और वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तू चली गई तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? ये बोल निकलते ही जलाल का भी दम निकल गया। मृग तमाइची अब समझा कि सच्चा प्यार क्या होता है। बादशाह ने हुक्म दिया, ये दोनों सच्चे प्रेमी हैं, इन्हें एक ही कब्र में दफनाओ। जलाल बुबना की कब्र बनकर तैयार हुई। मृग तमाइची उनकी कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाने गया। उसने घुटने टेक कर खुदा से माफी मांगी, हे परवरदिगार, मैंने जलाल और बुबना के बीच में आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।